नमस्कार दोस्तों, जागृति क्लासेस के ऑनलाइन प्रोग्राम में आपका हार्दिक अभिनंदन। मैं ऋषि गोयल। रीट एसएसटी लेवल 2 के विद्यार्थियों के लिए जो श्रृंखला हमने शुरू की थी शिक्षण विधियों की, या कहें कि शिक्षा शास्त्रीय मुद्दों की, उसके अगले प्रकरण को हम यहाँ पढ़ाने जा रहे हैं। उससे पहले मैं आपको ये बता दूं कि हमने एसएसटी के 2 टॉपिक पूरे कर लिए हैं, जिनमें पहला टॉपिक था कि सामाजिक अध्ययन विषय का एक विषय के रूप में विकास या उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि। इस वाले टॉपिक को हमने पूरा पढ़ लिया है, इसके प्रश्नोत्तर भी हमने कर लिए हैं। इसके बाद अगला टॉपिक था सामाजिक अध्ययन की संकल्पना एवं प्रकृति। ये वाला टॉपिक भी हमने पूरा पढ़ लिया है, इसके प्रश्नोत्तर भी हमने कर लिए हैं। आज जिस टॉपिक को हम पढ़ने जा रहे हैं बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है, और या ये कह सकते हैं कि बिल्कुल एकदम प्रैक्टिकल टॉपिक है ये, क्योंकि टॉपिक का नाम है कक्ष की प्रक्रिया, क्रियाकलाप एवं विमर्श। और क्योंकि आप भावी शिक्षक हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि इन चीज़ों को बिल्कुल रटने का सिस्टम खत्म कर दें। मतलब आपको इस तरह से समझना है कि आप ये भी मान लें कि एक विद्यार्थी या शिक्षार्थी के रूप में आप कक्षा में बैठे हैं, या ये भी मान लें कि एक शिक्षक के रूप में आप उनका नेतृत्व कर रहे हैं, या कहें कि उनको पढ़ा रहे हैं। अगर आप उस तरीके से इमेजिनेशन करके इस टॉपिक को पढ़ेंगे तो बहुत मज़ा आने वाला है, क्योंकि बिल्कुल हमने बहुत सारी चीज़ों को मतलब प्रैक्टिकली चित्रों के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से इसमें पूरा बहुत ढंग से समझाया। समझना है, चीज़ें रटनी नहीं है। कुछ शब्दावली है, जैसे विमर्श क्या होता है, भाई टॉपिक का नाम है विमर्श, तो विमर्श क्या होता है, क्रियाकलाप क्या होता है, और कक्ष की प्रक्रिया क्या होती है। इन शब्दावली का भी हमने बीच बीच में इसमें हम ने विवरण दे रखा है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अपनी क्लास। जैसा कि आपको पता है टॉपिक का नाम है कक्ष की प्रक्रिया, क्रियाकलाप और विमर्श। इस पूरे टॉपिक को एक ही तरीके से, मतलब आप ये माने कि कक्ष यानी कि क्लासरूम के अंदर। अब क्लासरूम के अंदर क्या होता है, शिक्षक होता है, शिक्षार्थी होते हैं, विद्यार्थी होते हैं पढ़ने वाले, उनका कोई उद्देश्य होता है, क्यों जाता है टीचर, कैसे जाता है, कितनी तैयारी करके वहाँ जाता है, और उसका अल्टीमेटली उद्देश्य क्या होता है। ये सारी चीज़ें हमें कक्ष की प्रक्रियाओं में पढ़ने वाले हैं। अब क्रियाकलाप, एक्टिविटीज, अच्छा लेवल 1 के विद्यार्थी भी इस टॉपिक को बहुत अच्छी तरह से देख सकते हैं। और मैं तो ये कहूँ कि जो भी टीचिंग मतलब के फील्ड में तैयारी कर रहा है, चाहे वो लेवल 1 लेवल 2 का हो, सेकंड ग्रेड का हो, व्याख्याता हो, वो हर व्याख्याता की जो तैयारी कर रहा है, वो कोई भी इस टॉपिक को प्रैक्टिकली पढ़ेंगे तो बहुत मज़ा आएगा। क्रियाकलाप, एक्टिविटीज होती हैं सारी चीज़ें आप, क्योंकि एक विद्यार्थी जीवन भी आपने झेला है, एक निकाला है विद्यार्थी जीवन, तो उसमें भी आपने बहुत सारी समस्याओं का सामना किया होगा। क्या होता है, कैसे होता है, चलिए आते हैं इस टॉपिक में, देखते हैं हम सारी चीज़ें। देखिए सबसे पहले, जैसा कि हमेशा होता है कि कक्ष की प्रक्रिया, कोई भी टॉपिक पढ़ने से पहले उसका अर्थ अगर आप तरीके से समझेंगे कि वास्तव में इस शब्द का अर्थ क्या है, इसका आशय क्या है, तो उसके आसपास की चीज़ों को आप इमेजिन कर पाएंगे, कल्पना कर पाएंगे, सोच पाएंगे, देख पाएंगे। बस यही है चीज़ों को समझने का परसेप्शन का तरीका कि क्या हो सकता है इसमें, रटना नहीं है हमें। देखिए कक्ष की प्रक्रिया, इसका अर्थ क्या है। कक्ष की प्रक्रियाओं में वे सभी शिक्षण क्रियाएं, पहली चीज़ मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ इसको, सभी शिक्षण क्रियाएं सम्मिलित होती हैं जो एक शिक्षक द्वारा कक्ष में प्रवेश करने के बाद किन्हीं निश्चित उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु संपन्न की जाती हैं। तो इसमें एक तो शिक्षक, ये हमें समझ में आया, सभी शिक्षण क्रियाएं समझ में आई। एक कक्ष शब्द क्योंकि टॉपिक का नाम भी है तो कक्ष आ गया। एक निश्चित उद्देश्य, अब देखिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, रटना नहीं है कुछ भी। कक्ष के अंदर वो सारी प्रक्रियाएं जो उद्देश्य पूर्ण होती है, मतलब बिना उद्देश्य के तो कोई काम ही नहीं होता। हम सुबह जगते हैं, सुबह से लेकर शाम तक जितना भी हम काम करते हैं वो उद्देश्य पूर्ण होता है। अगर नहीं होता है तो वो उद्देश्य पूर्ण होना चाहिए, निरुद्देश्य कोई काम नहीं करें आप। तो शिक्षण क्रियाएं, जितनी भी शिक्षण क्रियाएं हैं उनका कोई ना कोई निश्चित उद्देश्य होता है, कक्ष में संपन्न की जाती हैं, शिक्षक के द्वारा संपन्न की जाती हैं। और आपको ये पता है कि शिक्षक के साथ में शिक्षार्थी भी, क्योंकि जहां
शिक्षण और अधिगम दो शब्द सामने आए हैं, वहां पर एक शिक्षक और उसके सामने शिक्षार्थी, ये दोनों होना बहुत जरूरी है। हालांकि पाठ्यक्रम भी जरूरी है, पर बिना पाठ्यक्रम के तो फिर भी पढ़ाया जा सकता है। शिक्षक और शिक्षार्थी जरूरी है। शिक्षक ना हो तो भी दिक्कत है, हालांकि कुछ लेकिन बिना शिक्षार्थी के शिक्षण प्रक्रिया का कोई मतलब नहीं है। तो इसलिए ये माने आप, प्रश्न आता है कि शिक्षण प्रक्रिया में सबसे महत्वपूर्ण चर कौन सा है? शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम, कक्षा कक्ष। तो आप इसमें शिक्षार्थी, स्टूडेंट, वेरी इंपॉर्टेंट वेरिएबल ऑफ टीचिंग इज स्टूडेंट, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट अगर स्टूडेंट नहीं है तो शिक्षक का भी कोई मतलब नहीं है, कक्षा कक्ष का भी कोई मतलब नहीं है और उस पाठ्यक्रम का भी कोई मतलब नहीं है। तो चलिए दिमाग में ये रखेंगे आप, और जितनी भी वर्तमान में जितनी भी नवाचार हो रहा है वो शिक्षार्थियों को ध्यान में रखते हुए ही किया जा रहा है। देखो पीडब्ल्यू जैक्सन ने शिक्षण की अंतःक्रिया में एक शिक्षक शिक्षार्थियों को अनेक प्रकार की शाब्दिक अभिप्रेरणा प्रदान करता है। देखिए शिक्षण की अंतःक्रिया, क्योंकि ये अंतःक्रिया है, अंतःक्रिया का मतलब शिक्षक और शिक्षार्थी के बीच में दो तरफा ये क्रिया होती है। ये है टीचर और ये है स्टूडेंट। यहाँ ये वन वे प्रोसेस नहीं है। अगर ये वन वे प्रोसेस हो गया तो समझो कि वो हो सकती है वन वे, टीचर बताए व्याख्यान देके चला जाए, लेकिन उसका उद्देश्य पूर्ण नहीं कर पाएगी वो क्रिया, कहीं ना कहीं दिक्कत आएगी उसमें। इसलिए दो तरफा अंतःक्रिया बोलते हैं, और अंतःक्रिया का मतलब होता है मतलब एक दूसरे से इंटर रिलेटेड होनी चाहिए वो, टीचर टू स्टूडेंट एंड स्टूडेंट टू टीचर। अब देखिए शिक्षक शिक्षार्थी को अनेक प्रकार की या शाब्दिक अभिप्रेरणा देता है। वेरी इंपॉर्टेंट, आपने अभिप्रेरणा शब्द सुना होगा। मनोविज्ञान पढ़ते समय ये बहुत बार शब्द आता है अभिप्रेरणा, और जैसा कि आपको पता है अभिप्रेरणा का मतलब होता है मोटिवेशन, और शिक्षण का इसको हृदय कहा गया है, शिक्षण का राजमार्ग कहा गया है। अगर अभिप्रेरणा नहीं है तो टीचिंग बेकार है। कहते हैं घोड़े को तालाब तक तो ले जाया जा सकता है, नियम पढ़े होंगे आपने मनोविज्ञान में, पर पानी पिलाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता। इसलिए एक विद्यार्थी को क्लास में बैठा सकते हो, मोटिवेट नहीं किया तो समझो कि आपका जो जितनी भी मेहनत है, कक्षा कक्ष की जितनी भी प्रक्रिया है वो सब बेकार हो जाएंगी। तो सबसे पहली चीज है अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन, और टीचर शाब्दिक अभिप्रेरणा बच्चे को देता है। दोनों के बीच में बातचीत होती है, संवाद होता है, इंटरेक्शन होता है, अनुक्रिया प्रतिक्रिया होती है, तब जाकर के वो शिक्षण की क्रिया पूर्ण मानी जाती है। ये पीडब्ल्यू जैक्सन महोदय ने ये परिभाषा दी है, या तो ये मान लो एक अंतःक्रिया बताया है इसको टीचर और स्टूडेंट के बीच में, जिसमें शाब्दिक अभिप्रेरणा बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रश्न करना, जैसे कि टीचर प्रश्न पूछता है बच्चों से, बच्चे अनुक्रिया करते हैं, टीचर फिर उनको निर्देशन देता है, शामपट्टी कार्य भी करता है। हालांकि ये शाब्दिक अभिप्रेरणा नहीं है, ये टीचिंग एड्स में आता है, यानी कि ये अधिगम की सहायक सामग्री है। शामपट्टी कार्य प्रयोग करना, बहुत सारे प्रयोग टीचर करके देखता है और व्याख्यान देता है। तो ये बहुत सारे इन्होंने बताई है जैक्सन महोदय ने कि ये काम टीचर करता है उस अंतःक्रिया के अंतर्गत। तो आपको समझ में आया होगा कि कक्षा कक्ष की प्रक्रिया का मतलब है शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य एक ऐसी प्रक्रिया जो उद्देश्यपूर्ण हो। और उद्देश्य क्या होता है उसका, यानी कि शिक्षार्थी के व्यवहार में परिवर्तन करना जो हम चाह रहे हैं। कोई भी काम करने से पहले हमारे दिमाग में उद्देश्य निश्चित करेंगे कि यार इस बार तो मैं रीट में पास हो ही जाऊंगा, रैंक चाहे अच्छी बने ना बने पर इस बार नौकरी लेनी है। तो ये आपका उद्देश्य है। उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए आप जो भी अंतःक्रिया कर रहे हो, जो भी कार्य कर रहे हो, वो सौद्देश्य होता है। ऐसे ही टीचिंग भी, शिक्षण भी एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। चलिए आपको अर्थ समझ में आ गया होगा। अगली चीज अब देखते हैं कि भाई देखिए ये कक्षा कक्ष की प्रक्रिया के पहलू या पक्ष, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, हम कई बार पढ़ लेते हैं एकदम से कि भाई पहलू कौन से हैं। शिक्षण में क्या होता है, अभी पहले शिक्षक और शिक्षार्थी होते थे और वर्तमान में तीन होने लगे, शिक्षक हो गया, शिक्षार्थी हो गया और एक पाठ्यक्रम हो गया। देखिए जरा एक डायग्राम से, चित्रों के माध्यम से देखते हैं इसको। देखो फोटो से एकदम, शक्ल से एकदम पता चल रहा होगा आपको। जॉन एडम्स, फोटो देखी आपने पहले कभी इनकी? चलो नहीं देखी तो देख लीजिए। जॉन एडम्स है, पढ़ते आए हम बहुत बार कि जॉन एडम्स ने द्विमुखी प्रक्रिया, यानी शिक्षण की एक प्रक्रिया थी द्विमुखी। इस द्विमुखी प्रक्रिया के जनक माने जाते हैं जॉन एडम्स। ठीक है, इन द्विमुखी प्रक्रिया में इन्होंने एक तो बताया शिक्षक और एक बताया शिक्षार्थी। देखिए टीचर ये क्लासरूम के अंदर है और ये बच्चे पढ़ रहे हैं, इंटरेक्शन हो रहा है, जो भी हो रहा है इन दोनों के बीच में, ये शिक्षक और शिक्षार्थी, द्विमुखी प्रक्रिया बोला है इनको। अब पुराने जमाने में शिक्षक होता था, शिक्षार्थी होता था, पाठ्यक्रम होता ही नहीं था, जरूरत ही नहीं पड़ी।
क्योंकि उस समय के चैलेंज के हिसाब से उन शिक्षकों को, गुरुओं को ये पता था कि हमें कैसे संस्कार विद्यार्थी में डालने हैं। और वो टीचर यानी कि उनको इतनी, इसलिए पाठ्यक्रम नहीं था, उस समय भी लोग इतनी सारी चीजें सीखते थे, इतनी सारी भाषाएं उनको आती थी, इतना सारा ज्ञान उनको आता। धीरे धीरे जब ये पाठ्यक्रम वाली प्रक्रिया आने लगी तो सीमित हो गया ज्ञान। हालांकि पूरा पाठ्यक्रम ना होने से एक दिशा नहीं मिल पाती है, ना तो शिक्षक को ना विद्यार्थी को, पर हमारे पुराने गुरु ऋषि मुनि इतने विद्वान थे कि उनको पता था कि हमें किस दिशा में बच्चे को ज्ञान देना है। ठीक है, तो ये द्विमुखी प्रक्रिया थी। इन द्विमुखी प्रक्रिया में एक तो हो गया शिक्षक और दूसरा हो गया शिक्षार्थी। ये त्रिमुखी प्रक्रिया, देखिए ये त्रिमुखी प्रक्रिया है, इसको देने वाले इसके जनक थे जॉन डीवी। देखिए जॉन डीवी, जैसा कि एक सेक्शन में बहुत सारे प्रोजेक्ट मेथड इत्यादि में हम टीचिंग में तो जॉन डीवी है तो समझो टीचिंग है, ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे। अब जॉन डीवी को त्रिमुखी प्रक्रिया के लिए जाना जाता है। सबसे पहला चर इसका है शिक्षक, जो कि एक स्वतंत्र चर है, फ्री है, कोई बाउंडेशन नहीं है इस पे। अब यहाँ स्वतंत्र चर का मतलब ये नहीं है कि टीचर पाठ्यक्रम से इतर चीजों को भी भयंकर तरीके से पढ़ा दे और पाठ्यक्रम भी ना पढ़ाए। पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए आसपास की चीजों के इर्द गिर्द रहता है, ये अच्छे टीचर की पहचान है। अगर टीचर पाठ्यक्रम को छोड़ करके इतर बातों में ज्यादा समय लेता है बच्चों का, तो समझो कि वो अपने उद्देश्य में पूर्ण नहीं हो पाएगा, वो उद्देश्य अधूरा रह जाएगा। तो यहाँ फ्रीडम का मतलब ये है कि इसको बांधा गया है पाठ्यक्रम से, लेकिन फिर भी ये पढ़ाने के लिए फ्री है। कौन सी विधि काम में लेगा कोई पता नहीं है, बच्चे के हिसाब से लेगा। नॉलेज होना चाहिए टीचर को, मनोविज्ञान पढ़ी हुई होनी चाहिए उसकी, बच्चा कैसे सीखता है, बच्चे की व्यक्तिगत विभिन्नताएं कैसे होती हैं। ये इसलिए फ्रीडम है कि बच्चों के हिसाब से डिसीजन ले सकता है कि मुझे कब कौन सी विधि से कितना पढ़ाना है। इसका दूसरा चर है शिक्षार्थी। अब देखिए ये आश्रित चर है, डिपेंडेंट है। इसका मतलब ये है कि शिक्षण की दिशा को निर्धारित करने की जिम्मेदारी शिक्षक की है। उस परिप्रेक्ष्य में ये आश्रित है टीचर के। हालांकि पढ़ाई के लिए ये नहीं कि टीचर ने जितना ज्ञान दिया उतना बच्चे ने सीख लिया, चाहे तो बच्चा उसके आसपास की चीजों को एनालाइज कर सकता है और चीजें लाइब्रेरी में बुक्स लेकर के भी पढ़ सकता है। लेकिन यहाँ आश्रित का मतलब यह कि टीचर की गतिविधि, टीचर की पढ़ाने का तरीका, टीचर की पाठ्य योजना, टीचर की मेंटेलिटी, टीचर का व्यवहार, ये सारी चीजें इसको क्या करती हैं, इसको मतलब आकर्षित करती है, इसलिए बच्चा इससे सीखता है, इसलिए इस पर आश्रित है। तीसरा चर है जो कि मध्यस्थ की भूमिका निभाता है, ये है पाठ्यक्रम, करिकुलम। जो पाठ्यक्रम होता है डिसाइडेड होता है, उस पाठ्यक्रम को ध्यान में रखते हुए ही शिक्षण की प्रक्रिया संपन्न कराई जाती है। तो इसके जनक जॉन डीवी थे। तो कक्ष की प्रक्रिया या पहलू ये आपको समझ में आ गया होगा, या कह सकते हैं पक्ष कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि शिक्षण प्रक्रिया के दो प्रकार हैं, एक द्विमुखी और एक त्रिमुखी प्रक्रिया। चलिए अब देखिए इस शिक्षण की प्रक्रिया में शिक्षण या अधिगम, आपको पता है शिक्षण का मतलब टीचिंग होता है और अधिगम का मतलब लर्निंग होता है। शिक्षण तब तक शिक्षण नहीं है जब तक अधिगम ना हो। इसका मतलब शिक्षण और अधिगम साथ साथ चलने वाली प्रक्रिया है, टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। ठीक है, तो शिक्षण और अधिगम, इसको ऑब्लिक के बजाय आप डैश लगा सकते हैं ऐसे। शिक्षण अधिगम अंतः क्रिया में सम्मिलित क्रियाएं कौन कौन सी होती हैं, यानी कि ये टीचिंग लर्निंग की जो क्रिया होती है उसमें कौन कौन सी क्रियाएं सम्मिलित होती हैं। आप टीचर बनने जा रहे हैं, मतलब रियलिटी, मतलब आप वैसे तो बहुत सारे लोग तैयारी करने वाले स्कूल्स में, प्राइवेट स्कूल्स में पढ़ा भी रहे हैं, कुछ जैसे लेवल 1 में है वो लेवल 2 की तैयारी कर रहे होंगे, कुछ लेवल 1 और 2 में होते हैं सेकंड ग्रेड की तैयारी करते हैं, सेकंड ग्रेड वाले फर्स्ट ग्रेड की। तो आपको एक्सपीरियंस्ड भी है बहुत सारे लोग इसमें, कक्ष में आप जाते भी हैं तो कई बार बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है। एकदम जैसे क्लासरूम में गए आप, अब पढ़ाते पढ़ाते तो आपको पता चल जाता है कि मेरी क्लास में कितने बच्चे हैं, लेकिन पहली बार जब आप कक्षा में जाएंगे और आपको पता ही नहीं है कि मेरा स्कूल कैसा होगा, गांव में होगा, शहर में होगा, कितने बच्चे होंगे, कैसे क्लासरूम्स होंगे, तो बहुत सारी चीज़ें आप इमेजिन करिए कि क्लास में जाने से पहले मतलब आप बहुत सारे सपने लेके जाते हैं। पता चला जैसे आप क्लास में गए और या तो बहुत बड़ा क्लासरूम और 2 बच्चे बैठे हैं क्लासरूम में, सरकारी स्कूलों की स्थिति हमारे यहाँ ऐसी है वर्तमान में, तो वो फेस करेंगे आपको, कई बार मजा ही नहीं आएगा 2 बच्चों को पढ़ाने में। 2 बच्चे पता चला कि एक नहीं आया और एक ही आ गया और दोनों मिलके छुट्टी कर लिए। बहुत सारी प्रैक्टिकल चीजें आप देखेंगे, लेकिन यहाँ पर हम आदर्श पढ़ रहे हैं, प्रैक्टिकल चीजों की भी हम बात करेंगे कि एक शिक्षक जब क्लास में जाता है और एक बहुत सारे बच्चे भरे छोटा सा रूम, सरकारी स्कूलों में ये भी समस्याएं हैं कई, जहाँ बच्चे ज्यादा हैं और क्लासरूम्स है ही नहीं,
कक्षा 12 चल रही है, 1 से 12 क्लासरूम 4, और बाकी के बच्चे एक टीन शेड के नीचे बैठ करके इतने पास में बैठ के पढ़ते हैं, डिस्ट्रैक्शन होता है, बहुत सारी दिक्कतें आप महसूस करोगे। तो सबसे पहले कक्षा का वातावरण घुसते ही पता चल जाएगा यार कक्षा छोटी है, बच्चे एकदम ठुस ठुस करके भरे, आप ऐसे बेटा हटना मुझे आने देना, ऐसे अंदर जाओगे आप। तो ये प्रैक्टिकली बहुत सारी चीजें तो देखिए। सबसे पहला, कक्ष के आकार की अनुभूति करता है टीचर क्लास में जाते ही। और सपोज करो कि टीचर सोच के कुछ गया, क्योंकि टीचर का मतलब है कि वो अपडेट होके जाएगा, पढ़ के जाएगा कि मुझे क्या पढ़ाना है। पहला दिन है, शायद हो सकता है आप तैयारी करके ना जाए कि आज बच्चों से ऐसे ही परिचय करेंगे, नाम वाम पूछेंगे, हम भी अपना जानकारी बताएंगे कि कहाँ से रहने वाले हैं। लेकिन वहां जाकर के बच्चों के स्तर को देख करके, बच्चों की स्थिति को देख करके, बच्चों की बातचीत को देख करके, बच्चों के व्यवहार को देख करके प्लान नहीं करके जा रहे हो आप बहुत सारी चीजें, एकदम से अपने आप परिवर्तन होता है या अपने आप वहीं डिसीजन लेते हो कि मुझे क्या करना है। तो सबसे पहले तो आप कक्षा के आकार की अनुभूति करते हो कि भाई कक्षा का आकार पर्याप्त होना चाहिए। अब यहाँ पर कई बार इस तरह के प्रश्न आते हैं कि छोटा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। आप ये ध्यान रखें कि कक्षा का आकार पर्याप्त होना चाहिए, यानी कि जो अनुपात है शिक्षक और विद्यार्थी का, जो कि 40 और 45 के बीच में जनरली बताया जाता है, वो यहाँ पर होना चाहिए कि क्लासरूम इतना बड़ा होना चाहिए कि उसमें 40 विद्यार्थी बैठ सकें। एक शिक्षक के लिए 40 विद्यार्थी और उतना ही बड़ा कक्ष वहाँ क्लासरूम होना चाहिए कि आराम से वो बैठ सकें, और एकदम इस तरह एकदम ऐसा माहौल ना हो कि बच्चा एक दूसरे से सट के बैठ रहा है, उसको लिखने के लिए जगह नहीं है, ये नहीं होना चाहिए। दूसरी क्रिया क्या होती है कि छात्रों का निदानात्मक परीक्षण। छात्रों का निदानात्मक परीक्षण, इस निदानात्मक परीक्षण में कैसे क्या होगा कि जैसे आप बच्चे को पढ़ा रहे हैं और बच्चे को पढ़ाते समय आपने देखा कि आप जानकारी, निदान का मतलब होता है कि बच्चे के बारे में जानकारी करना, कि क्या मतलब पता लगाना उसके बारे में। बहुत सारे प्रश्न पूछोगे, परीक्षाएं लोगे, आकलन लोगे, डिस्कशन करोगे, बातचीत करोगे। सबसे ज्यादा चीजें होती हैं कि बच्चा जितना अभिव्यक्ति देगा आप उसका आकलन उतना सही तरीके से कर पाओगे। तो ये निदानात्मक परीक्षण का मतलब होता है पता लगाना। पता लगाना, किस चीज का पता लगाना कि बच्चे का स्तर क्या है, जो उद्देश्य आप तय करके आए किसी पाठ से, किसी विषय वस्तु से, उसको पढ़ाने के लिए बच्चा तैयार है कि नहीं। पूर्व ज्ञान आप चेक करेंगे उसका, फिर उसको उस टॉपिक पे, विषय वस्तु पे लाएंगे आप। तो इसके लिए क्या होगा, क्रिया और प्रतिक्रिया होगी। क्रिया और प्रतिक्रिया, आप कुछ पूछेंगे, बच्चे जवाब देंगे, बच्चे पूछेंगे, आप जवाब देंगे, इंटरेक्शन। क्रिया प्रतिक्रिया कह दो इसको, अंतः क्रिया भी आप कह सकते हैं। इंटरेक्शन होगा। यहां उद्दीपनों का चयन, अब आप क्लासरूम की स्थिति, बच्चों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं के हिसाब से उद्दीपन, स्टिमुलस कहते हैं, उद्दीपनों का चयन करोगे। उद्दीपन का मतलब है मुझे ये ऐसे पता है कि व्याख्यान किताब ली और पढ़ा दिया, तो बच्चा मतलब बिल्कुल आकर्षित नहीं होगा पढ़ाई के लिए, और आप एकदम कोई जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए कोई ग्लोब लेके आ गए। पहली बार बच्चे ने कभी ग्लोब नहीं देखा और आप क्लासरूम में, बच्चों आइए आज अपन भारत का जो भूगोल पढ़ेंगे, तो बच्चे एकदम यूं देखेंगे गुरुजी पता नहीं क्या लेके आए, बहुत बढ़िया चीज लेके आए। तो ये उद्दीपन हो गया, यानी बच्चों को आकर्षित करने के लिए, रुचि डेवलप करने के लिए, कि टॉपिक को रोचक बनाने के लिए, बच्चों का इंटरेस्ट बना रहे, ये इस बात के लिए उद्दीपनों का चयन करेंगे। फिर उनकी प्रस्तुतिकरण करेंगे। नहीं बच्चों आज मैं आपको एक कहानी सुनाने वाला हूं, और बच्चे एकदम ऐसी बातें सुन करके पढ़ाई, उसको उनको लगता है कि ये पढ़ाई नहीं है, ये कुछ और चीजें हैं, तो बच्चा एकदम से तैयार हो जाएगा कि आज तो गुरुजी कहानी सुना, हाँ सर कहानी सुनाइए। उद्दीपनों का प्रस्तुतिकरण। फिर युक्तियां, बहुत सारी, अब देखिए टेक्निक्स, युक्तियों का प्रयोग करेंगे। इन युक्तियों में आप शिक्षण विधियां कह सकते हैं, और पढ़ाने के दौरान जितने भी तरीके हैं इनको सीधे सीधे शिक्षण विधियां आप कह सकते हैं। जो भी तरीके से बच्चों को आप पढ़ा सकते हो वो शिक्षण विधियां, युक्तियों का प्रयोग करेंगे, और उन युक्तियों का विस्तार करेंगे कि बच्चा अगर एक तरीके से नहीं सीख पाया तो आप उसको दूसरे तरीके से सिखाएंगे, पर आपका उद्देश्य है कि बच्चे को सिखाना है। 50 बार भी बच्चा पूछे, ऐसे प्रश्न भी आते हैं कि अगर एक बच्चा बार बार प्रश्न पूछ रहा है तो आप क्या करेंगे। भाई बार बार पूछ रहा है, 50वीं बार पूछ रहा है, तो भी हम उसको जवाब देंगे और पूरी कोशिश करेंगे कि बच्चा उस बात को समझ जाए। एक अंतिम प्रक्रिया, इसका एक अंतिम हिस्सा है कि उपचारात्मक मूल्यांकन या समस्या का समाधान। देखिए इसका मतलब उपचारात्मक, ये दो शब्द शिक्षण कक्ष की प्रक्रिया से जुड़े हुए हैं, निदान और उपचार। निदान का मतलब होता है कमजोरियों का पता लगाना,
और उपचार का मतलब होता है पता लगा करके उसका समाधान करना। तो यहाँ उपचारात्मक मूल्यांकन के लिए अपन ने पता लगा लिया कि बच्चे का स्तर कैसा है, उसको और एक्सरसाइज करने की जरूरत है, कुछ और चीजें पढ़ने की जरूरत है, तो आप उसकी समस्या का समाधान कर देंगे। पूरी विषय वस्तु आपने पढ़ा दी, आपने 4 प्रश्न पूछे बच्चों से और 2 प्रश्न का 1 प्रश्न का उत्तर उसने गलत दिया या उस चीज को वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाया, समझ नहीं पाया, तो आप क्या करेंगे, उस चीज को दोबारा समझा के उसका उपचार करेंगे, उसकी समस्या का समाधान करेंगे। तो ये शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में या अंत्यक्रिया में सम्मिलित होने वाली वो क्रिया है जिनको आप प्रैक्टिकली एक कक्षा कक्ष के अंदर महसूस करते हो। देखिए, कक्षा कक्ष का मतलब ये नहीं है कि 4 दीवार, वैसे तो सही मायने में तो क्लासरूम का मतलब 4 दीवारों से घिरी हुई ऐसी आकृति जहां पर बैठ के बच्चे शांतिपूर्वक पढ़ सकें, वही है। लेकिन वर्तमान में बहुत सारी समस्याएं स्कूल्स में होती हैं, तो हम क्या करते हैं, क्लास कम है, क्लासरूम नहीं है, तो हम एक पेड़ के नीचे ले जा करके भी उस बच्चे को पढ़ाते हैं, बोर्ड लगा लेते हैं वहीं पे। बहुत बार ऐसा होता है कि बच्चे बहुत ज़्यादा हैं या इतनी सर्दी पड़ रही है कि बच्चे एकदम सर्दी के मारे ऐसे हो रहे हैं, बच्चे धूप में ले जाओ, आप पेड़ के नीचे नहीं लो, धूप में लगे बच्चे आराम से पढ़ते हैं। तो कक्षा कक्ष का मतलब यहाँ पे आप ये माने कि कक्षा कक्ष का मतलब है कि जब शिक्षक शिक्षार्थियों को पढ़ाने की क्रिया करता है, वो शिक्षक वो कक्षा कक्ष माना जाएगा। यहाँ पे कक्षा कक्ष बाहर ले जाकर के अगर वो इतिहास पढ़ा रहा है टीचर, तो आप ये नहीं कह सकते कि वो कक्षा कक्ष के बाहर की गतिविधि है, कक्षा कक्ष की गतिविधि मानी जाएगी। चलिए देखिए, टीचर बच्चों को पढ़ा रहा है, इंटरेक्शन, बार बार हम कह रहे हैं अंत्यक्रिया है। जब तक टीचर बच्चा आपस में इंटरेक्शन नहीं करे तो वो क्रिया वन वे है, तो समझो अधिगम को प्रभावित करेगी और अधिगम की पूर्ति यानी कहे कि हम अधिगम के उद्देश्यों को पूरा नहीं कर पाएंगे, शिक्षण के जो उद्देश्य निर्धारित किए उनको पूरा नहीं कर पाएंगे। चलिए अब देखिए, एक बार हम बात करते हैं ये कक्षा कक्ष की प्रक्रिया के घटक या तत्व। कई बार अभी हमने जैसे बात कर रहे थे तो आपको भी ऐसा लग ही रहा होगा कि कक्षा मतलब टीचर क्लास में खड़ा है और बच्चों को पढ़ा रहा है, लेकिन इसके अलावा भी कक्षा कक्ष की प्रक्रिया में कुछ और चीजें, वेरी इंपॉर्टेंट, कि कुछ और चीजें हैं जिनको सम्मिलित करना बहुत जरूरी है। क्योंकि आपको पता है कि टीचर क्लास में जब जा रहा है, बच्चों के सामने इंटरेक्ट हो रहा है, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं आपको, तो क्या मैं ऐसे ही आ गया उठ करके पढ़ाने के लिए, कुछ तैयारी करनी पड़ती है। तो वो पूर्व तैयारी भी, यानी कि कक्षा कक्ष में प्रवेश करने से पहले की जितनी भी चीजें टीचर करता है, पाठ योजना बनाना, बच्चों के मनोविज्ञान के बारे में उसको जानकारी होनी चाहिए, जो विषय वस्तु पढ़ाने जा रहा है उसके लिए शिक्षण विधि को भी तैयार करके आएगा कि मैं यार इस विधि से इसको पढ़ाऊंगा। तो कक्षा कक्ष से पहले भी टीचर बहुत सारी तैयारी करके आता है, ये भी शिक्षण की या कक्षा कक्ष की प्रक्रिया का ही हिस्सा है। आप ये ध्यान रखना कि कक्षा कक्ष की प्रक्रिया का, यानी कि टीचर अपनी पाठ योजना बना रहा है, क्या ये कक्षा कक्ष की प्रक्रिया का हिस्सा है? तो यस, एक अर्थ में ये कक्षा कक्ष की प्रक्रिया का ही हिस्सा है। क्योंकि अगर कक्षा कक्ष के बाहर टीचर पढ़ेगा ही नहीं तो कक्षा कक्ष में जाके थोड़ा पढ़ेगा भाई, उसको अपने विषय का ज्ञान होना चाहिए, उसको अध्ययनशील होना चाहिए, उसको अपडेटेड होना चाहिए। उसके लिए उसको कक्षा कक्ष के बाहर पूर्व तैयारी जो करनी पड़ती है वो भी उसका हिस्सा है। कक्षा कक्ष पढ़ने के बाद में भी बच्चे जो मूल्यांकन की जो प्रक्रिया है, कहते हैं कि मूल्यांकन और मापन के बिना शिक्षण का कार्य अधूरा है। तो जब तक आप तय नहीं करेंगे कि बच्चे ने कितना सीखा है, क्या सीखा है, तो समझो शिक्षण का काम यानी पता ही नहीं लगेगा आपको, बस पढ़ा के छुट्टी। तो कई बार ऐसे हम भी बचपन में सोचते थे कि बस पढ़ाई करते रहो, परीक्षा होनी नहीं चाहिए तो फेल ही नहीं होगा व्यक्ति, ठीक है। तो परीक्षा के बिना, मापन मूल्यांकन के बिना शिक्षण की प्रक्रिया अधूरी है। तो उस कक्षा कक्ष के बाहर की बाद की यानी क्रिया भी, यानी मापन मूल्यांकन भी उसी का ही एक हिस्सा है। तो चलिए देखते हैं इसमें कौन कौन सी चीजें आती हैं। सबसे पहला देखिए, कक्षा कक्ष शिक्षण से पूर्व की क्रियाएं। क्या क्रिया होंगी? शिक्षार्थी के मनोविज्ञान की समझ, यानी कि बच्चे के मनोविज्ञान के बारे में अब आप लोगों को, रीड के विद्यार्थी हो या जो भी टीचिंग में पढ़ाने वाले जितने भी विद्यार्थी हैं, उनको पढ़ाया जाता है कि मनोविज्ञान क्यों पढ़ाया जाता है बताइए आप। कि जब आप जिन स्कूल्स में बच्चों को पढ़ाने जा रहे हो, छोटे छोटे बच्चों को, उनके अगर मनोविज्ञान के बारे में नहीं जानोगे, बच्चे का मन कैसा होता है, एक 5 साल का बच्चा, एक 8 साल का बच्चा, एक 15 साल का बच्चा किस तरह से सीखता है, क्या उसकी सोच होती है चीज़ों को देखने की, क्या उसका दृष्टिकोण होता है उम्र के हिसाब से, तो वो चीज़ें आपको इसलिए सिखाई जाती है ताकि उन बच्चों के साथ आप जो उद्देश्य निर्धारित किए गए हैं ना, वो पूरे कर सको। इसलिए आपको शिक्षार्थियों के मनोविज्ञान की समझिए कक्षा कक्ष शिक्षण से पूर्व की क्रिया है भाई।
यानी कि आपको मनोविज्ञान कक्षा कक्ष में जाने से पहले पता होना चाहिए। आप कक्षा कक्ष में जाके मनोविज्ञान सीखोगे, ये गलत हो जाएगा बच्चों के साथ। इसलिए ये मनोविज्ञान की समझ होनी चाहिए। दूसरा, अपने विषय का ज्ञान, एक अगर आप विषय विशेषज्ञ हैं, आप एक सब्जेक्ट टीचर हैं, तो आपको अपने विषय में एकदम चीज शानदार पता होना चाहिए। बच्चा कोई भी सवाल पूछे आपको आना चाहिए, उसको प्रैक्टिकली मतलब उसको बताना, इसको विषय के साथ जोड़ना। इसके लिए खुद आपको अपडेट होना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा, अध्ययनशील होना पड़ेगा। शिक्षण योजना का निर्माण करना, इसके लिए टीचर क्या करता है, कक्षा कक्ष से पहले यानी जाने से पहले, कक्षा कक्ष में जाने से पहले वो शिक्षण की योजना बनाता है कि सबसे पहले, जैसे मैंने ये योजना बनाई है कि मैं कक्षा कक्ष की प्रक्रिया वाला टॉपिक पढ़ा रहा हूं, तो मैं ऐसे ही आ जाता कक्षा कक्ष, चलिए भैया कक्षा कक्ष की प्रक्रियाएं पढ़िए। इससे पहले की चीजें मैं तैयार करके जितनी भी आया हो कि पाठ योजना क्या बनाना है, सबसे पहले कक्षा कक्ष का अर्थ बच्चे को बताना है। उसके बाद में मुझे कौन सी विधि से, देखिए डायग्रामेटिकल विधि में यहाँ पे कुछ चित्र वित्र, मुझे पता है कि चित्रों से चीजें एकदम ज्यादा समझ में आती हैं, तो मैं चित्र लेकर के आया हूँ। ये एक विधि है। मुझे पहले मैंने सोचा कि बच्चे जो देखते हैं वो ज्यादा सीखते हैं। चीनी कहावत सुनी होगी, बहुत बार सुनते आए अपन टीवी में भी, और बहुत सारी क्लासेस आप लेते होंगे, बहुत सारे लोग सुनाते हैं कि मैंने सुना, मैं भूल गया, मैंने देखा कुछ याद रहा, मैंने किया और मुझे आ गया। तो ये तीन चीजें हैं कि यानी कि सुनने से भूल जाते हैं, देखने से, अब जैसे मैं बोलते बोलते सुना दूं आपको, और चित्र देख करके कुछ याद रहता है, और कर लो तो समझो कि आप जिंदगी में भूल ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो ये अब देखिए शिक्षण योजना में शिक्षक क्या करता है, क्या पढ़ाना है, जो कौन सी विषय वस्तु पढ़ानी है वो तय करता है, कितना उस विषय वस्तु से संबंधित कितना ज्ञान उस बच्चे को देना है कक्षा के हिसाब से। और कक्षा के अंदर भी व्यक्तिगत विभिन्नताएं होती हैं, कुछ बच्चे एकदम वीक होते हैं, उनको कितना पढ़ाना है, ज़्यादा इंटेलिजेंट, बहुत कुछ बच्चे ऐसे स्मार्ट होते हैं, बहुत इंटेलिजेंट होते हैं, उनको और भी चीज़ें पाठ्यक्रम से इतर भी पढ़ानी पड़ती हैं, समझानी पड़ती हैं। और किस विधि का उपयोग करना है, आप कौन सी शिक्षण विधि से बच्चों को पढ़ाएंगे, आप समाज मिति विधि से पढ़ाएंगे, पर्यटन विधि से पढ़ाएंगे, व्याख्यान विधि से पढ़ाएंगे, या पाठ्य पुस्तक विधि से पढ़ाएंगे, कौन सी प्रोजेक्ट मेथड से पढ़ाएंगे, कौन सी विधि से पढ़ाएंगे, ये भी शिक्षक को कक्षा कक्ष में जाने से पहले ही तय करना पड़ता है। तो ये चीजें आपको समझ में आ गई होंगी कि क्या इसमें करना पड़ता है। चलिए अब जिस मेन क्रिया की हम बात कर रहे हैं, आपके कक्षा कक्ष की प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, यानी कक्षा कक्ष शिक्षण के दौरान की क्रियाएं, कक्षा कक्ष में शिक्षण हो रहा उस समय की क्रियाएं कौन कौन सी है। सबसे पहला, कक्षा के पूर्व ज्ञान की छात्रों के पूर्व ज्ञान की जानकारी। अब जैसे ही आप क्लास में जाओगे, तो पहले दिन जाओगे ज्वाइन करने, उसके बाद क्लास में जाओगे तो बच्चे देखेंगे, आपको पूछेंगे नहीं गुरुजी कहाँ से आए हैं, कौन से गांव के रहने वाले हो, कहाँ के हो, वहाँ तो हमारी बुआ है, मामा है, ऐसे ऐसे बातचीत होंगी आपकी। तो ये सामान्य बातचीत है, तो आपको 2-4 दिन की बातचीत में पता लग जाएगा कि यार बच्चों का लेवल कैसा है, बच्चों का स्तर कैसा है, चीज़ों को समझने का, पढ़ने का ज्ञान कितना है। उस ज्ञान के हिसाब से ही आप अपनी पाठ्य योजना, अब पहले दिन पाठ्य योजना बना के गए मान लो, और आपको पता चला कि ये पाठ्य योजना तो बच्चों के स्तर के अनुकूल है ही नहीं, आप तो थोड़ा टफ बना के ले आए, तो आप उनको सरल तरीके से वहीं क्लास में चेंज कर लेंगे, और दूसरे दिन ध्यान रखें कि बच्चों का स्तर कैसा है, आप उसको योजना को चेंज भी कर देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, बच्चों के पूर्व ज्ञान की जानकारी अगर आपको नहीं है तो आप बच्चे को पढ़ा नहीं पाएंगे। आपको यही नहीं पता कि बच्चा कितना सीखा हुआ है और आप लग रहे हो व्याख्यान देने, कोई मतलब नहीं रहेगा उसका। इसलिए पूर्व ज्ञान की जानकारी ये कक्षा कक्ष में जाके ही हो सकती है। हाँ, ये कक्षा कक्ष के दौरान की क्रिया है। दूसरा है विषय वस्तु का ज्ञान कराना। अब मेन बात, मुख्य मुद्दा कि आपका सब्जेक्ट बच्चे को पढ़ाना है उस समय क्लास के अंदर आप बैठे हैं। मुख्य उद्देश्य तो वही है कि अगर आप इतिहास के टीचर हैं तो आप इतिहास पढ़ाएंगे, सामाजिक अध्ययन पढ़ा रहे हैं मान लो आप, और सामाजिक अध्ययन में कोई ज्योग्राफी का चैप्टर पढ़ाया जा रहा है कि भारत के भूगोल, यानी कि भारत का भौगोलिक विस्तार पढ़ा रहे हैं, भारत का भौगोलिक विभाजन पढ़ा रहे हैं, तो आप उसकी विषय वस्तु, उसके कंटेंट को पढ़ाने के लिए आप उस विषय वस्तु का ज्ञान आपको होना चाहिए। आप पता ही नहीं है आपको कैसे पढ़ाना है, तो ये ज्ञान होना चाहिए, वेरी इंपॉर्टेंट। शिक्षण विधियों का प्रयोग, अब उस भारत का भूगोल पढ़ा रहे हो आप, नदियां पढ़ा रहे हो, और नदियां में बच्चों ये नदी यहाँ से लेकर यहाँ तक बहती है, अरे भाई मैप लाओ, ग्लोब लाओ, समझाओ बच्चे को। तो
सहायक सामग्री का प्रयोग करके आप बच्चे को समझो। यार टीचर को पता होना चाहिए कि कभी आपको किसी टीचर ने नदी कैसे पढ़ाई, अच्छे से समझाई होगी किसी ने, हो सकता है आप उसी विधि का प्रयोग करें, और किसी ने ऐसे पढ़ा दी, ये नदी यहाँ से निकल के यहाँ गिरती है और यहाँ ऐसे बना, बच्चा सोचेगा ही नहीं, इमेजिन ही नहीं कर पाएगा कि वो नदी है कि क्या है, बस उसको लगेगा कोई पानी बह के नदी। कभी उसने जिंदगी में नदी देखी नहीं, हो सकता है कि गाँव के बच्चे ने नदी नहीं देखी हो। तो अब तो इतनी सारी चीज़ें आने लगी, क्लास में कंप्यूटर भी होता है, कंप्यूटर लैब भी होती है, तो आप बाकायदा उस पर वीडियोस वगैरह दिखा सकते हो बच्चे को। मतलब अपने विषय की जानकारी कैसे बच्चे को दोगे, ये डिपेंड करता है टीचर के ऊपर। तो शिक्षण विधियों का प्रयोग टीचर करेगा। अधिगम या सहायक सामग्री का उचित उपयोग, कई बार क्या होता है सहायक सामग्री नहीं होती है, दिक्कत होती है, कोई बात नहीं। कई बार सहायक सामग्री होती है, रखी रखी धूल खाती रहती है, पर टीचर को उसका प्रयोग करना ही नहीं आता। बहुत सारे सरकारी स्कूल्स में कंप्यूटर लैब है जो धूल खा रही हैं, ये वास्तविक स्थिति है, कहना नहीं चाहिए मुझे, पर कंप्यूटर लैब धूल खा रही है, उनमें मिट्टी जम रही है और वर्किंग में ही नहीं है। यानी कि ये मानो 50% तो वर्किंग में ही नहीं होंगी, और होंगी भी तो वर्क हो नहीं रहा होगा। अगर लैब वर्किंग में है तो वर्क हो ही नहीं रहा होगा। तो ये सारी चीज़ें, शिक्षक शिक्षार्थी के मध्य अंतः क्रिया, ये शिक्षक और शिक्षार्थी के मध्य अंतः क्रिया होती है, इंटरेक्शन होता है। अब जब चीज़ अपनी मतलब विषय को शिक्षार्थी को टीचर देगा, पढ़ाएगा, तो निश्चित रूप से इंटरेक्शन होगा, कुछ उसको उनको बताएगा, कुछ उनसे सुनेगा। तो ये सारी चीज़ें, पूरी प्रक्रिया यानी कक्ष के दौरान होती है। तो ये आपको याद रखना है, ये एग्जैक्टली कक्ष के दौरान की क्रिया है, और ये इसके पूर्व की क्रिया हमने पढ़ी। अब है इसके पश्चात की क्रिया कि कक्ष के पश्चात क्या होता है पढ़ाने के दौरान। मापन और मूल्यांकन, निदान और उपचार। हालांकि ये दोनों भी कक्ष में ही होते हैं, लेकिन जरूरी नहीं है, कक्ष बाहर भी हो सकते हैं। निदान का मतलब होता है पता लगाना, यानी कि बच्चे को जो विषय वस्तु आप पढ़ाने जा रहे थे, पढ़ा दी, टीचर तो हो गया फ्री, सिस्टम है कि टीचर तो फ्री हो गया, कोई बात नहीं, लेकिन सरकार ने प्रणाली बना रखी है, परीक्षा प्रणाली, दूसरी जगह से पेपर बन के आएंगे, देखेंगे कि बच्चे को कैसा पढ़ाया गया है। तो निदान, पहले उसको परीक्षा लेंगे, पता चलेगा कि यार बच्चा तो कमजोर है, फेल हो गया, या जो भी है। ये निदानात्मक का मतलब होता है पता लगाना, प्रश्न पूछ करके, विद्यार्थियों का आकलन करके, प्रगति पर चर्चा करेगा, परीक्षा लिखित और मौखिक लेगा। फिर उपचार, उपचार का मतलब है पता लगाई गई कमियों को दूर करना। हमें पता लग गया कि यार ये बच्चे को दिक्कत आ रही है इस चीज में, तो हमने उसको समझा के दूर कर दिया। तो ये इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अब देखिए इनको हम एक बार तो अभी मैंने आपको इस तरह ही समझाई है, ठीक है। कक्ष की घटक या तत्व, शिक्षण से पूर्व, शिक्षण के दौरान, शिक्षण के पश्चात। अब इनको डायग्राम से, चित्र के माध्यम से देखें आप, जिसकी हम बात कर रहे थे ना कि टीचर पे डिपेंड करता है कि वो किस विषय वस्तु को बच्चों को किस प्रकार से पेश करे, किस तरह से समझाए। अब इन्हीं चीजों को हम डायग्राम पे समझते हैं। देखिए अब आपको थोड़ा सा ठीक लगेगा। अब कितना ठीक लगता है ये आपके ऊपर भी निश्चित करता है। देखिए कक्ष की प्रक्रिया के घटक में सबसे पहला पॉइंट था हमारा कि कक्ष शिक्षण से पूर्व की क्रियाएं। देखो ये टीचर है, ये सोच रहा है, क्वेश्चन मार्क लग रहे हैं, यानी शिक्षार्थियों के मनोविज्ञान की समझ। अब ये बच्चों के मनोविज्ञान, अब यहाँ सोच रहा है बच्चों का मनोविज्ञान, यानी बच्चे कैसे सीखते होंगे, क्या करूं कि मैं बच्चे जल्दी से चीज़ों को सीखें, मुझे सुने और ध्यान से सुने। तो ये मनोविज्ञान की समझ होनी चाहिए। इसको पता होना चाहिए कि बच्चा कैसे सीखता है, व्यक्तिगत विभिन्नताओं के बारे में इसको पता होना चाहिए, और सीखने के सिद्धांतों की जानकारी होनी चाहिए। बच्चे को आप सिद्धांतों की, जैसे रुचि का सिद्धांत, अगर आप इंटरेस्ट के साथ नहीं पढ़ाओगे तो बच्चा नहीं सीखेगा। आप रुचि के साथ में अभी प्रेरणा आप बच्चे को दोगे, बिल्कुल मोटिवेट, अरे बेटा आईएएस बन जाएगा, तो आरएएस बन जाएगा और तेरी नौकरी लग जाएगी, बस थोड़ी सी मेहनत कर ले, तो ऐसे करके चलो बच्चों अब मिल करके सीखते हैं, हम मिल करके पढ़ते हैं। अगर आप जैसे कोई सोशल स्टडी में कोई पार्ट पढ़ा रहे हैं, इतिहास का पार्ट पढ़ा रहे हैं, ज्योग्राफी पढ़ा रहे हैं, संसद पढ़ा रहे हैं पॉलिटिकल साइंस में, तो बकायदा आप उन चीज़ों को एकदम संसद बना दीजिए, वहीं पे एक जना राष्ट्रपति बना दो, तो बच्चा इंटरेस्ट लेगा, रुचि लेगा। तो ये बच्चों के मनोविज्ञान की समझ अगर आपको होगी तो ही आप बच्चे को समझ पाएंगे, नहीं तो ना तो बच्चा आपको समझ पाएगा, ना आप बच्चे को समझ पाएंगे। बस अपनी खाना पूर्ति करके उद्देश्य पूरा होगा नहीं, तनख्वाह जेब में रखी और अपने जय हिंद। ये बहुत जरूरी चीज है, शिक्षण से पूर्व की चीज है कि आपको नॉलेज होना चाहिए मनोविज्ञान का। ढंग से पढ़ें आप मनोविज्ञान, बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। दूसरा टॉपिक देखिए, ये दूसरा पॉइंट क्या है इसमें, अपने विषय का ज्ञान जरूरी है। टीचर की इमेज ही, या कहें कि टीचर का महत्व जब ही है कि जब उसको अपने विषय की शानदार नॉलेज हो, तभी वो टीचर है, अच्छा टीचर।
उसके लिए बहुत सारी चीज़ों के संपर्क में, आपको किताबों के संपर्क में, मैगजीन्स के संपर्क में, और सामाजिक अध्ययन का अगर टीचर है तो समझो कि आपको थोड़ा और चैलेंज है, क्योंकि आपको रोज अपडेट होना पड़ेगा। रोज अपडेट होकर के देश दुनिया की खबरें जान करके बच्चों के सामने जाओगे, बच्चों को बताओगे, तो पता चला कि बच्चे ने पूछ लिया गुरुजी आज वहाँ पे कोई ऐतिहासिक कोई एक मूर्ति मिली है, गुरुजी पूछेंगे बेटा मैंने तो नहीं पढ़ा, कहाँ पढ़ा तूने, तो बच्चे पे इंप्रेशन नहीं पड़ेगा अच्छा। तो आप न्यूज़पेपर पढ़ के अपडेट होके जाए, बच्चा पूछे उससे पहले आप बच्चे को बताएं, तो बच्चे को लगेगा यार मुझे भी गुरुजी जैसा बनना है, क्योंकि बच्चा अनुकरण से सीखता है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अध्ययनशील होना चाहिए आपको, मतलब टीचर को, उसके लिए उसको जागरूक होना चाहिए देश दुनिया की, क्योंकि सामाजिकता बहुत जरूरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मतलब सामाजिकता बहुत जरूरी पॉइंट है सामाजिक अध्ययन के शिक्षक के लिए, क्योंकि ये शिक्षण विधियां सामाजिक अध्ययन के लिए है। और अगर साइंस का भी टीचर है तो सामाजिकता जरूरी नहीं है, लेकिन अपने विषय की जानकारी उसको बहुत जरूरी है। सकारात्मक, हर चीज के प्रति पॉजिटिव एटीट्यूड, पॉजिटिव मतलब सकारात्मक सोच आपकी होनी चाहिए। अगर बच्चा कोई चीजों को ऐसे प्रश्न पूछ रहा है, गुरुजी ये प्रथाएं चली आ रही हैं, दहेज प्रथा क्या है, अरे बेटा बहुत गंदी प्रथा है, ये प्रथा है, वो प्रथा है, और ये और वो भाषणबाजी कर दिया आपने, बच्चा सीखेगा नहीं कुछ, या गलत तरीके से उसकी सोच डेवलप हो जाएगी। पॉजिटिव रहे, चीज़ों को एकदम बच्चे के सामने इस तरह प्रेजेंट करें जो वास्तविक स्थिति है, और बच्चे को कोशिश करें कि बच्चा खुद उन चीज़ों को महसूस करके खुद अपनी संकल्पना बना सके। ठीक है, तो इसके लिए आप नॉलेज होना बहुत बड़ी जिम्मेदारी है, टीचर के ऊपर होना चाहिए। शिक्षण योजना का निर्माण, बहुत सारी चीज़ें शिक्षण योजना आपने बीएड में पढ़ी होगी कि कैसे क्या तो पढ़ाना है, कितना पढ़ाना है, किस विधि से पढ़ाना है, ये सारी चीज़ें टीचर जो है अपनी दैनंदिनी जो टीचर्स डायरी होती है ना डेली वाली, उसमें बाकायदा पाठ पढ़ाना है, किस विधि से पढ़ाना है, कौन कौन से टीचिंग मटेरियल का, टीचिंग सहायक सामग्री का मुझे प्रयोग करना है, ये सारी चीज़ें देखिए कक्षा शिक्षण से पूर्व की क्रिया है ये। चलिए, डायग्राम से समझ में आ रहा होगा आपको, आना चाहिए समझ में, और आप भी कोशिश करें कि अपने बच्चों को जब टीचर बनेंगे तो आप ऐसे डायग्राम से पढ़ाएं। देखिए दूसरा बिंदु जो हम कह रहे थे कक्षा कक्ष के दौरान की प्रक्रिया है, यानी कि कक्षा कक्ष के अंदर, क्लासरूम के अंदर क्या एक्टिविटीज होती हैं। देखो इन चित्रों के माध्यम से आपको थोड़ा अच्छा लगेगा ये, हालांकि ये कक्षा विद्यालय के अंदर ही है, मैंने कहा कक्षा कक्ष का मतलब ये नहीं क्लासरूम के अंदर ही। अगर मान लो छात्रों के पूर्व ज्ञान की जानकारी, बच्चा नमस्ते सर, अगर मान लो क्लास के स्कूल के अंदर घुस रहे हो आप, नमस्ते सर करके बच्चे ने बोला, तो आप नमस्ते के अंदाज से ही पता लगा सकते हैं कि यार बच्चे का लेवल क्या है, उसके बोलने का तरीका क्या है, वो अभिव्यक्ति का स्तर क्या है, यानी कि पूर्व ज्ञान की तैयारी। कक्षा में तो पता लगाएंगे ही प्रश्न पूछ करके, पर आप बच्चों से इंटरेक्शन, बच्चों को देख के, बच्चों की चाल ढाल से, बच्चों की बातचीत के अंदाज से भी पता लगा सकते हैं। तो ये पूर्व ज्ञान की जानकारी टीचर को होना बहुत जरूरी है। दूसरा विषय वस्तु का ज्ञान, आप अभी हमने बताया कि विषय वस्तु का ज्ञान होने के लिए अध्ययनशील होना चाहिए। विषय वस्तु का ज्ञान है, हमें पता है ज्योग्राफी कैसे पढ़ानी है। देखो डायग्राम में ज्योग्राफी ग्लोब है, बच्चे बिठा रखे हैं सामने। अगर ज्योग्राफी का टीचर बच्चों को इस तरह से पढ़ा ही नहीं रहा तो समझो मजा नहीं आएगा बच्चों को उस चीज में। शिक्षण विधियों का प्रयोग, देखिए ये कहीं कोई म्यूजियम है, उस म्यूजियम के अंदर बच्चों को ले जा करके चीजें दिखाई हैं, कुछ मैप वगैरह दिख रहे हैं, कुछ हिस्टोरिकल पिक्चर्स वगैरह यहाँ पे, तो बच्चे इस चीज से बहुत ज्यादा सीखते हैं। ठीक है, और अब देखिए ये अधिगम या सहायक सामग्री का उचित प्रयोग टीचर को करना चाहिए। दूसरा शिक्षण, शिक्षार्थी के मध्य अंतःक्रिया इंटरेक्शन होना चाहिए। तो ये सारी चीजें कक्षा कक्ष के दौरान की है जो आप ध्यान रखेंगे इन चीजों को। और देखिए सबसे अंतिम ये अपना जो हमने पढ़ा था कक्षा कक्ष के शिक्षण के बाद क्या होता है, पश्चात की क्रिया जिसमें मापन और मूल्यांकन है। तो यहाँ पे निदान और उपचार, निदान का मतलब होता है निदानात्मक परीक्षण का मतलब विद्यार्थियों का आकलन करना, उनकी प्रगति पर चर्चा करना और उनकी लिखित या मौखिक परीक्षा लेना। तो ये देखिए परीक्षा का चित्र है, ये मापन मूल्यांकन, यानी ये भी कक्षा कक्ष की प्रक्रिया का ही एक हिस्सा है, परीक्षा भी याद रखें आप। दूसरा पता लग गया परीक्षा में या जो भी क्लास टेस्ट हुआ उसमें कि बच्चे की स्थिति ठीक नहीं है, तो हमने क्या किया, उपचारात्मक परीक्षण किया, पता लगाई कमियों को दूर करना। टीचर बकायदा जिन बच्चों को प्रॉब्लम है, 2 बच्चे बैठा करके शिक्षक समझा रहा है, ये भी एक तरह से पढ़ाने का तरीका होना चाहिए। तो ये चीजें आप अपने सेक्शन में निश्चित रूप से करेंगे आगे। ठीक है, तो हमने 3 चीज पढ़ी, आपको समझ में आ गई होंगी ये तीनों चीजें। ठीक है, तो आज हमारा जो टॉपिक था कक्षा कक्ष के शिक्षण का, कक्षा कक्ष की शिक्षण की प्रक्रिया, इसी एक क्लास और बाकी है, इसमें क्रियाकलाप और विमर्श की जो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।